हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर नंद कुमार। आज आपके लिए लेकर आया हूं एकांकी जिसका नाम है सूखी डाली, ड्राई ट्री ब्रांच। इस एकांकी के लेखक है उपेंद्रनाथ अश्क। इस एकांकी में कुछ पात्र आ जाते हैं, उन पात्रों को पहले देख लेना चाहिए और पात्रों को अगर जान लेंगे तो आसानी के साथ इस एकांकी की कहानी है वो कहानी समझ में आ जाती है। तो स्टूडेंट्स, पहले आप एकांकी के पात्रों को जान लीजिए। किन किन पात्रों के बीच किस प्रकार का संबंध है, उस संबंध को जान लीजिए। तो ये बोर्ड आप देख रहे हैं, उस बोर्ड को आप ध्यान से देख लीजिए और एक एक पात्र आपको समझाऊंगा। उस पात्र का जो रोल है, ये इस कहानी में जो पात्र है उस पात्र के बारे में आपको समझाऊंगा। इस एकांकी मीन्स वन एक्ट प्ले। ड्रामा इज डिफरेंट, वन एक्ट प्ले इज डिफरेंट। इन दोनों के बीच में थोड़ा सा क्या अंतर है। एकांकी अलग है और ड्रामा क्या अलग है। कुछ लोग दोनों को भी क्या एक समझते हैं, लेकिन दोनों के बीच थोड़ा सा क्या अंतर है। ये सूखी डाली एकांकी है और इस एकांकी के जो लेखक है या नाटककार है उपेंद्रनाथ अश्क। इस एकांकी के जो प्रमुख पात्र है उस पात्र का नाम है मूलराज। यानी एक संयुक्त परिवार की कहानी है, यानी ज्वाइंट फैमिली की कहानी है। इस संयुक्त परिवार का जो मुखिया है उस मुखिया का नाम है मूलराज और सारे लोग दादाजी कहकर पुकारने लगते हैं। और मूलराज का परिवार है, उस परिवार में कई लोग क्या रहते हैं और मूलराज की उम्र, दादाजी की उम्र कितनी है? 72 वर्ष, यानी 72 ईयर्स ओल्ड। और मूलराज को यानी दादाजी को 3 बेटे हैं। आपको मैं दिखाऊंगा कि इस साइड में, मैं उंगली से आपको दिखा रहा हूं, इस साइड में फर्स्ट आप लोग देख लीजिए, बड़ा बेटा और दूसरा मंझला बेटा यानी बीच का जो बेटा है और तीसरा बेटा छोटा बेटा। और बड़े बेटे का नाम इस कहानी में नहीं दिया है और मंझले बेटे का नाम है करमचंद। करमचंद दूसरा जो बेटा है या बीच वाला जो बेटा है उस बेटे का नाम इस कहानी में लेखक ने दिए हैं। और जो छोटा बेटा है, छोटे बेटे का नाम भी नहीं दिया है। मूलराज को, दादाजी को 3 पुत्र है और तीनों पुत्रों को यहां पर हम देख रहे हैं, बड़ा बेटा, मंझला बेटा, छोटा बेटा। स्टूडेंट कंफ्यूज ना कर लीजिए, कई लोगों को यह कहानी समझ में नहीं आती है। दिस स्टोरी इज सो डिफिकल्ट स्टोरी, बट ऑन दिस स्टोरी, on this one act play, they will ask 7 marks questions, 2 objective type questions, 1 5 marks question। इस एकांकी के ऊपर 7 मार्क्स के प्रश्न पूछेंगे, 2 ऑब्जेक्टिव टाइप और एक 5 अंक का एक प्रश्न पूछेंगे। यानी एक एकांकी के ऊपर दो प्रश्न, 2 में से एक चूज करके आपको लिखना है। दिस इज सो इंपॉर्टेंट।
ये स्टोरी अगर हम याद रखेंगे तो इसके ऊपर कौन सा भी प्रश्न अगर पूछेंगे आसानी के साथ आंसर लिख सकते हैं। एटलीस्ट वी रिमेंबर हियर दीज रोल्स, यानी जो पात्र है इन पात्रों को याद रखेंगे। पहला जो बेटा है उस बेटे की जो पत्नी है, और इस कहानी में लेखक संबोधन करते हैं बड़ी भाभी। बड़ा बेटा बड़ी भाभी बोथ आर हस्बैंड एंड वाइफ। बड़ा बेटा पति है और बड़ी भाभी पत्नी है, और इन दोनों के लिए यानी इन दोनों का भी एक बेटा होगा, और उस बेटे की जो वाइफ है पत्नी है, और उस पत्नी को कहते हैं संबोधन करते हैं बड़ी बहू। सो ये बड़ी बहू यानी किसकी बहू है, किनकी बहू है? बड़ा बेटा और बड़ी भाभी की ये बहू है। समझ में आ रही है? स्टूडेंट्स कन्फ्यूज ना कर लीजिए, ಯಾವುದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ। ಈ ಸ್ಟೋರಿ ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ। ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಕಠಿಣ ಆಗಿದೆ। ಸೊ ಯಾರು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ವೈಫು, ಯಾರು ಬಹು, ಅತ್ತೆ ಯಾರು, ಸೊಸೆ ಯಾರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇದೆ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ। ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ। ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ನಾನು ಸ್ಟೋರಿನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ। ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಫಸ್ಟು ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಂಚೆ ತಾವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, शेयर ಮಾಡಿ, कमेंट ಮಾಡಿ, हो सके तो आप लोग सब्सक्राइब करिए। ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನಿಸಿದರೆ सब्सक्राइब आगे, ये मेरी छोटी सी क्या प्रार्थना है। लेकिन अंत तक इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों की परीक्षा आ रही है, और परीक्षा के लिए ही आप लोगों को ये नाटक, ये एकांकी ले रहा हूँ, यानी पढ़ा रहा हूँ। ಸೊ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ, ಕೊನೆ ತನಕ ಕೇಳಿ। ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸೈಡು ಆಗಿಬಿಡ್ತು। ಸೊ बड़ा बेटा बड़ी भाभी बड़ी बहू। सो हम लोग क्या समझ लिए, बड़ा बेटा जो है उनकी पत्नी बड़ी भाभी, और इन दोनों की जो बहू है वो बड़ी बहू। यहाँ पर इन दोनों का जो बेटा है, बेटे का नाम नहीं दिया है, केवल क्या बड़ी बहू दिए हैं। तो देने से हम लोगों को क्या समझ लेना चाहिए कि इनका भी कोई एक बेटा होगा, और उसकी शादी हुई होगी, और इसीलिए उनके जीवन में क्या ये बड़ी बहू आ चुकी है। सो क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, अर्थ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? नेक्स्ट सेकंड पार्ट बनिए। मंझला बेटा और मंझली भाभी दोनों भी क्या पति पत्नी है, और मंझले बेटे का नाम इस कहानी में, इस एकांकी में लेखक क्या दिए हैं, यानी लिखे हैं, और मंझले बेटे का नाम है करमचंद। याद रखिए करमचंद। और करमचंद की जो पत्नी है, बीवी है मंझली भाभी, और इनका भी एक बेटा है, और उसकी भी शादी हुई होगी, और उन्हें भी क्या एक बहू है, और उस बहू को इस कहानी में संबोधित करते हैं मंझली बहू, यानी मंझली भाभी मंझली बहू। सो इन पात्रों को भी याद रख लीजिए। नेक्स्ट इस तीसरे भाग पर आ जाइए, छोटा बेटा छोटी भाभी। ये मूलराज दादाजी के छोटे बेटे हैं, और उनका भी नाम यहाँ पर नहीं दिया है, केवल क्या छोटा बेटा कहकर संबोधन किए हैं। और छोटी भाभी ने उनकी पत्नी है, दोनों भी क्या पति पत्नी है, और इन्हें दो बच्चे हैं। एक बेटा है जिसका नाम है परेश, और एक बेटी है, उस बेटी का नाम है इंदु। परेश और इंदु ये दोनों भी बच्चे किनके हैं?
छोटा जो बेटा है, छोटी जो भाभी है, उनके दोनों बच्चे। और परेश पढ़ लिख कर क्या नायब तहसीलदार बन जाते हैं, यानी तहसीलदार बन जाते हैं। तहसीलदार बनने के बाद दादाजी परेश की शादी कर देते हैं और परेश के जीवन में बेला नामक पत्नी के यहाँ आ जाती है। और परेश की पत्नी का नाम है बेला, और उस बेला को ही इस संयुक्त परिवार वाले या परिवार में छोटी बहू कहकर पुकारने लगते हैं। यानी छोटी बहू यहाँ पर कौन है? बेला है। सो बेला को ही छोटी बहू कहते हैं। सो इतने पात्रों को हम जान लिए। और भी उनके परिवार में कुछ बच्चे हैं, यानी वहां पर मैं ऊपर लिखा हूं किड्स, यानी बच्चे कहकर लिखा हूं। उनके घर में संयुक्त परिवार में कुछ बच्चे भी क्या है, उन बच्चों का नाम मैं लिखा हूं। स्टूडेंट्स ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, 1 2 3 ಅಂತ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ। ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳ ರೋಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ। सो फर्स्ट मगुंद ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ भाषी। पहला जो बच्चा है उस बच्चे का नाम है भाषी, दूसरा मल्लू और तीसरा जगदीश। सो ये तीनों बच्चे इस कहानी में क्या आ जाते हैं। लेकिन वो तीनों बच्चे किन के हैं लेखक यहाँ पर कुछ नहीं लिखे हैं। बस इतना ही जान लीजिए, संयुक्त परिवार में रहने वाले वो तीनों बच्चे, बस इतना ही। सो जस्ट वी रिमेंबर दिस फैमिली चिल्ड्रन 1 2 3, बस उन बच्चों को याद रख लीजिए। और बच्चे होने के बाद इस संयुक्त परिवार में कुछ मेड सर्वेंट्स हैं, है ना, नौकरानियां हैं। और उन 3 नौकरानियों के नाम मैं नीचे लिखा हूं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहली नौकरानी है मिश्रानी, और दूसरी नौकरानी है पारो, और तीसरी नौकरानी है रजवा। तो रजवा, पारो और मिश्रानी ये तीनों भी इस परिवार की नौकरानियां हैं। सो ये रहा परिवार का क्या पिक्चर और परिवार की जानकारी। और आप लोग इस परिवार में जितने भी रोल आ जाते हैं, जितने भी जो पात्र आ जाते हैं, उन पात्रों को याद रख लीजिए। इतने सारे पात्र अगर याद रखेंगे, ये स्टोरी क्या समझ में आ जाती है। ये बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು। ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ। ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವೋ, ಯಾರಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಟೋರಿನೇ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ। ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ರೋಲ್. So we have any idea about role means easily we can understand this story. बहुत ही easy है, याद रख सकते हैं। So मैं पहला दृश्य शुरू करता हूँ और इसमें 3 दृश्य हैं, यानी 3 सीन्स के यहाँ आ जाते हैं। पहला सीन, पहला जो दृश्य है उस दृश्य की कहानी मैं शुरू करूँगा। तो आप लोग सुनने के लिए रेडी रहिए, तैयार रहिए और इस स्टोरी को याद रख लीजिए। सो पहला दृश्य शुरू कर रहा हूं। उपेंद्रनाथ अश्क लिखते हैं, मानव प्रगति के इस युग में जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अराजकता की हद तक महत्व दिया जाता है और तानाशाही को सभ्य समाज में रहने वाले लोग कभी भी क्या पसंद नहीं करते। सो हमारा ये जो युग है, जो एज है, इस एज में रहने वाले जितने भी जो लोग हैं वो सारे के सारे लोग डेमोक्रेसी को क्या पसंद करते हैं, ना कि तानाशाही को। डिक्टेटरशिप को कोई पसंद नहीं करता है। और सभ्य समाज जिन्हें हम कहते हैं,
जिस समाज को हम सभ्य कहते हैं, और वो समाज हमेशा के लिए क्या डेमोक्रेसी को ही क्या पसंद करता है। सो यहाँ पर जब डेमोक्रेसी को, प्रजातंत्र को सारे लोग पसंद करते हैं, और डिक्टेटरशिप जो है, एक व्यक्ति का जो शासन होता है, यानी तानाशाही जहां पर है वहां पर केवल एक व्यक्ति का शासन होता है, उस सिस्टम को कोई भी क्या पसंद नहीं करते। सो यहां पर भी मूलराज जो दादाजी हैं, दादाजी का परिवार एक संयुक्त परिवार है, जॉइंट फैमिली है, और दादाजी इस परिवार को एक यूनिट के हम मानते हैं। और यूनिट के साथ साथ दादाजी ये समझ लेते हैं कि मेरा जो संयुक्त परिवार है, वो संयुक्त परिवार एक बरगद पेड़ की तरह है। बरगद पेड़ मीन्स banyan tree. My family like a banyan tree, यानी बरगद पेड़ बहुत ही क्या बड़ा होता है, और इनका भी परिवार क्या बड़ा है, और वो अटल होकर इस फैमिली को क्या देख लेते हैं। जैसे एक बैनियन ट्री को कई पक्षियां घोंसला जो बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं, और नेस्ट बनाकर उन नेस्ट में क्या वे रहने लगते हैं। जब रहने लगते हैं, तूफान आ जाने से भी, बारिश आ जाने से भी, कुछ हो जाने से भी, तेज हवा आ जाने से भी, घोंसले में सारे बर्ड्स क्या रहते हैं। उनकी रक्षा कौन कर रहा है? बरगद पेड़ क्या रक्षा कर रहा है। और उन्हें धूप भी क्या नहीं लगती है, और जो पत्ते होते हैं पेड़ के, जो पत्ते, उन पत्तों की छाया में ये सारे जीव क्या जीवन करते हैं। सो तूफान को भी, बारिश को भी रक्षा कौन कर रहा है? बैनियन ट्री। और बैनियन ट्री की तरह दादाजी मूलराज भी अपने परिवार में रहने वाले सारे सदस्यों की रक्षा कर रहे हैं, और अपने आप को वो मान लेते हैं कि हमारा परिवार एक बैनियन ट्री की तरह है। और दादाजी की उम्र कितनी है? 72 वर्ष की उम्र है। दादाजी की उम्र कितनी है? 72, 72 ईयर्स ओल्ड है दादाजी। और उनका शरीर क्या पूर्ण रूप से झुका हुआ है, बूढ़े हो चुके हैं। और दादाजी की जो लंबी लंबी सफेद दाढ़ी है, वो दाढ़ी भी क्या चाहती है कि जमीन को छूने की इच्छा दाढ़ी रखती है। यानी इसका अर्थ क्या है कि दादाजी 72 ईयर्स होने पर भी दादाजी अभी जीवित रहना चाहते हैं, यानी जिंदा रहना चाहते हैं अपने परिवार को आगे ले जाने के लिए। और जैसे ही दादाजी सोच लेते हैं कि दाढ़ी भी क्या प्रण कर चुकी है कि धरती को छूने के लिए। और दादाजी का जो बेटा है, फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या गवर्नमेंट की ओर से क्या भाग लेते हैं वार में। 1914 में क्या पहला जो महायुद्ध है, उस महायुद्ध में क्या वो भाग लेते हैं। जब भाग लेते हैं, भाग लेने के बाद युद्ध में क्या जीत जाते हैं, और भाग लेकर वापस लौटकर आ जाते हैं। आने के बाद उनके बड़े बेटे को क्या गवर्नमेंट ने, सरकार ने थोड़ी सी जमीन क्या दे दी, 1 मुरब्बा जमीन। मुरब्बा मीन्स स्वीट, जितनी मिठाई होती है ना, उस मिठाई की तरह थोड़ी सी क्या जमीन दे दी। जैसे वो जमीन दे दी गवर्नमेंट, उस जमीन को दादाजी ले लिए, और लेकर दादाजी यूं ही नहीं बैठे। दादाजी परिश्रम किए और मेहनत किए, और दादाजी दूरदर्शिता उनके मन में क्या थी, और दूर के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचने वाले इंसान थे। और थोड़ी सी जमीन को, मिठाई जैसी जमीन को उन्होंने 10 मुरब्बा जमीन बना लिया, 10 गुना जमीन बना लिए। जैसे 10 गुना जमीन बना लिए, और उसी जमीन पर दादाजी ने कहा कहीं फैक्ट्री ओपन कर दिए, बिजनेस कहाँ शुरू कर दिए। और जैसे ही शुरू कर दिए, उनका जो बेटा है, छोटा बेटा, छोटे जो बेटे का जो बेटा है परेश भी पढ़ लिख कर उसी टाउन में तहसीलदार बनकर आ जाते। जब तहसीलदार बनकर आ जाते, आने के बाद
दादाजी सोच लेते हैं अब तो मेरा परिवार का सुखी परिवार है और पोते की शादी करनी चाहिए। पोते की शादी करने के लिए दादाजी लड़की को ढूंढना क्या शुरू कर देते हैं। जैसे लड़की को ढूंढना शुरू कर देते हैं, लाहौर में एक लड़की क्या मिल जाते, प्रतिष्ठित कुल में यानी फैमिली में रहने वाली एक लड़की क्या मिल जाती है, जिस लड़की का नाम है बेला। बेला और परेश, इन दोनों के बीच क्या शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद बेला अपने मायके को छोड़कर पति के घर आ जाती है। जब पति के घर आ जाती है, पति का घर कैसा था, शांत एक सरोवर की तरह इनका परिवार था, दादाजी का परिवार। लेकिन बेला आने के बाद उस सरोवर में वाटर वेव्स आना शुरू हो गई। वाटर वेव्स यानी लहरें आना शुरू हो गई। लहरें किसका प्रतीक है, समस्याओं का क्या प्रतीक है। बेला आने के कारण इनके घर में कहा कई प्रॉब्लम्स आ जाती है और समस्याएं आने शुरू हो जाती है। स्टूडेंट्स, यहीं पर स्टॉप करूंगा और आगे की कहानी अगली क्लास में शुरू करूंगा। तब तक के लिए आप मेरी प्रतीक्षा करते रहिए और मैं भी आपको जल्द से जल्द मिलूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।